हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अभी तक हमने जो है पढ़ा है मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। विकास, बाल विकास जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, रीट लेवल पर आप देखें तो रीट परीक्षा के अंदर पहली जो यूनिट है आपकी वो बाल विकास से संबंधित है। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो है विकास और अभिवृद्धि के कॉन्सेप्ट को समझा था कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से संबंधित किस तरह से है, ये सब हमने जाना था। तो आज का हमारी जो क्लास रहेगी वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित रहेगी कि जब बालक का विकास होता है तो वो कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है, उन अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। और मुख्य रूप से, वैसे तो हम सभी अवस्थाओं की बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था की। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और साथ में कोई भी सुझाव हो आपका किसी तरह का शिक्षण कार्य को लेकर के तो आप कमेंट जरूर किया करें। उससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है और मैं अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उसमें कुछ ना कुछ सुधार करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में एक एक करके हम आज बात करते हैं और फिर मुख्य रूप से जो है हम गर्भावस्था के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपके सामने स्लाइड पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले हम वर्गीकरण की बात करते हैं क्योंकि विद्यार्थियों मुख्य रूप से तो विकास की जो अवस्थाएं हैं, मनुष्य के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रारंभिक अवस्था जो है वो गर्भधारण की अवस्था है, गर्भावस्था जिसको बोलते हैं, जन्म से पहले की अवस्था है जिसको हम गर्भावस्था बोलते हैं। और जन्म के बाद में बच्चे की शैशवावस्था शुरू होती है, यानी कि जन्म के बाद से लेकर के और लगभग 5-6 वर्ष तक का जो समय है वो शैशवावस्था कहलाता है। और 6-7 वर्ष से 12-13 वर्ष तक का समय बाल्यावस्था कहलाता है और 12-13 से 18-19 वर्ष तक का समय किशोरावस्था और 18-19 के बाद वाला जो विद्यार्थियों समय है वो आपके प्रौढ़ावस्था या युवावस्था कहलाता है। और ये उससे आगे भी चलती है, आगे वृद्धावस्था तक जो है ये चलती है। लेकिन मुख्य रूप से जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहली मैंने आपको बताया जन्म पूर्व गर्भधारण की अवस्था है गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था और 5वीं हम पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था या युवावस्था। ठीक है, उसकी अपन आगे बात करेंगे। तो इन अवस्थाओं से गुजरते हुए एक व्यक्ति का विकास किस तरह से होता है वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब स्कूल में एक टीचर पढ़ाएगा तो उस टीचर को एक बच्चे के विकास के बारे में पता होना जरूरी है कि उस बच्चे का विकास किस तरह से होता है और हर अवस्था के अंदर उसमें किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन परिवर्तनों का ज्ञान एक शिक्षक को होना परम आवश्यक है। तभी वो बालक की मनोस्थिति को समझ पाता है, तभी वो बालक के क्रियाकलापों को समझ पाता है और उसके अनुसार अपने शिक्षण योजना बना पाता है। इसीलिए हर शिक्षक को मनोविज्ञान विषय का अध्ययन अनिवार्य रूप से करवाया जाता है कोर्स के माध्यम से, बीएड के माध्यम से। और बीएड के बाद भी जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो लेक्चर देख पा रहे हैं, तो सभी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिताओं से संबंधित इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मनोविज्ञान विषय के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवाने वाला हूं, चाहे रीट हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या किसी भी राज्य का टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप देते हैं तो उसमें ये टॉपिक आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं विकास की अवस्थाओं की। तो ये सामान्य अवस्थाएं मैंने आपको बताई, आगे भी अपन बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन कुछ विद्वान हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अनुसार इन अवस्थाओं का कालक्रम जो है उसका समय निर्धारित किया है। तो सबसे पहली जो कालक्रम निर्धारित करने वाले साइड पर आपको दिख रहे हैं विद्यार्थियों, वो है मनोवैज्ञानिक जॉन्स जो है, इन्होंने बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहली है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था है, यानी बालक के जन्म से ये स्टार्ट होती है और 6 वर्ष तक का जो समय है इसको हम कहते हैं शैशवावस्था। नहीं अटको नहीं, हाँ जी, जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है विद्यार्थियों, यानी कि बालक का जब जन्म हो गया और जन्म के पश्चात 6 वर्ष तक का, 5-6 वर्ष तक का, ऐसे हम कोई निश्चित नहीं कर सकते शैशवावस्था को कि भाई 5 या 6 वर्ष तक शैशवावस्था चलेगी, फिर अचानक से 7 वर्ष का बच्चा होगा तो उसमें बाल्यावस्था आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मनुष्य जीवन के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो एक ऋतुओं के परिवर्तन की तरह चलती है। ऋतुओं का जिस तरह से परिवर्तन होता है, गर्मी के बाद में अचानक से जो है सर्दी नहीं आती है, गर्मी के बाद में धीरे धीरे गर्मी कम होती है, उसके बाद में जो है धीरे धीरे सर्दी आना शुरू होती है और फिर तेज ठंड जनवरी में, दिसंबर में पड़ने लगती है। तो ये एक ऋतु परिवर्तन की तरह, जिस तरह से ऋतुएं परिवर्तित होती है उसी तरह से मानव का विकास जो है और उसकी अवस्थाएं जो है वो परिवर्तित होती है। लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड बना दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सही नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो शैशवावस्था जो है विद्यार्थियों, जॉन्स ने जो है इसका समय जन्म से 6 वर्ष तक का माना है कि 6 वर्ष तक का बालक जो है वो शैशवावस्था में होता है और 6 वर्ष के बाद में इसको, यानी कि 7 से 12 वर्ष तक का जो टाइम है इसको बाल्यावस्था कह दिया गया है। और 12 वर्ष के बाद 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो समय है इसे जॉन्स ने किशोरावस्था कहा है। और फिर चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था मानी है, यानी 18 वर्ष जब बालक पूरी तरह से वयस्क हो गया है, जब उसमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास हो गया है, सोचने समझने की शक्ति का विकास हो गया है, अपने विवेक को काम में लेकर वो समस्याओं को हल करने की उसमें काबिलियत आ गई है, तो ये समय विद्यार्थियों प्रौढ़ावस्था कहलाता है और ये 18 वर्ष के बाद का समय।
अब 18 के बाद, अब आगे तक इन्होंने पूरा बताया नहीं है, बस 18 के बाद लिख दिया है। तो 18 के बाद में आगे मृत्यु पर्यंत है। अब उस बीच में उसकी वृद्धावस्था भी आएगी, लेकिन उसका जिक्र जॉन्स नहीं करते हैं। जॉन्स ने जो विकास का जो वर्गीकरण है विद्यार्थियों, वो केवल 4 ही भागों में बांटा है। शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक का है, बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक का टाइम है, किशोरावस्था जो 13 से 18 है, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद का समय है। ठीक है, तो ये सामान्य वर्गीकरण जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उसी तरह से जॉन्स ने भी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो सामान्य वर्गीकरण दिया है। किसका? बाल विकास का। अब चलते हैं अपने अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ, जिन्होंने विकास की अवस्थाएं किस तरह से निर्धारित की है। हाँ विद्यार्थियों, आपके सामने स्लाइड पर रॉस आ गए हैं। रॉस नामक विद्वान जो है, जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं दी है, बाल विकास को लेकर की भी इन्होंने जो है बहुत सी परिभाषाएं दी है। ये कहते हैं कि शैशवावस्था यानी कि जन्म से 3 वर्ष तक का समय विद्यार्थियों, ये देखिए इनका वर्गीकरण जो है उसमें पहली जो अवस्था बताते हैं ये वो शैशवावस्था बताते हैं, यानी कि बालक का जन्म हो गया तो उससे 3 वर्ष तक का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा? शैशवावस्था कहलाएगा। जबकि जॉन्स ने शैशवावस्था का टाइम जो है वो जन्म से 6 वर्ष तक बताया था, लेकिन रॉस कितना बता रहे हैं? जन्म से 3 वर्ष तक का टाइम। ठीक है, मुख्य बात। अब बाल्यावस्था को इन्होंने क्या किया? 2 टुकड़ों में बांट दिया। जहां पर जॉन्स ने बाल्यावस्था का टाइम 6 से 12 वर्ष तक माना था, वहीं रॉस जो है वो बाल्यावस्था को 2 टुकड़ों में बांटते हैं। एक को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और एक को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में। तो पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम है वो इन्होंने बताया है 3 से 6 वर्ष तक का, और उत्तर बाल्यावस्था का टाइम बताया इन्होंने 6 से 12 वर्ष तक का। इस तरह से इन्होंने जो है 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और फिर चौथी अवस्था ये बताते हैं विद्यार्थियों किशोरावस्था, जो कि जॉन्स के समान ही है। 12 से 18 वर्ष तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। तो ये हमारे सामने रॉस का वर्गीकरण था। इन वर्गीकरण में से विद्यार्थियों कई बार प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया हरलोक के अनुसार शैशवावस्था का टाइम क्या है, आपके जॉन्स के अनुसार बाल्यावस्था का टाइम क्या है, या उत्तर बाल्यावस्था का टाइम क्या है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ये 2-3 वर्गीकरण है, इनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो जॉन्स का वर्गीकरण जो कि सामान्य वर्गीकरण कहलाता है, एक रॉस का वर्गीकरण जो हमने अभी पढ़ा, और एक ये विक्टोरिया हरलोक है। इनका जो इन मैडम का जो वर्गीकरण है ये भी काफी चर्चित है, तो इसको भी अपने को पढ़ना जरूरी है। तो देखिए विक्टोरिया हरलोक जो है वो क्या कहती है? ये कहती है गर्भावस्था यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था है। हम बात कर चुके हैं, बालक का जब गर्भ माता के गर्भ में आना होता है, जब माता गर्भ धारण करती है ना, तो उस समय बालक की जो अवस्थाएं हैं, जो जन्म पूर्व की अवस्थाएं हैं, जिसके अंदर बीजावस्था है, जो आगे अपन बात करेंगे गर्भावस्था की, तो उसमें पढ़ेंगे अपन। बीजावस्था है, बीजावस्था के बाद में भ्रूणावस्था है, और भ्रूणावस्था के बाद में जो गर्भावस्था का टाइम है। तो इस तरह से तीन स्टेप के अंदर जो है गर्भावस्था का टाइम पीरियड पूरा होता है, और ये जन्म से पूर्व की अवस्था है विद्यार्थियों, गर्भावस्था। उसके बाद हरलोक कहती है कि शैशवावस्था का टाइम कितना होता है? जन्म से 2 सप्ताह तक का, जन्म से केवल 2 सप्ताह तक का जो टाइम है वो कहलाता है शैशवावस्था। और तीसरा वर्गीकरण इनका बचपन है, यानी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का टाइम जो है वो बचपन कहलाता है। किसके अनुसार? हरलोक के अनुसार। फिर उन्होंने बाल्यावस्था को 2 हिस्सों में बांट दिया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक का टाइम है। फिर वय संधि की अवस्था है। वय संधि का मतलब है विद्यार्थियों दोनों के बीच की अवस्था, यानी किशोरावस्था और बाल्यावस्था को जोड़ने वाली जो अवस्था है उसको इन्होंने वय संधि नाम दे दिया है। समझ रहे हो? संधि वय संधि की अवस्था, यानी कि दोनों अवस्थाओं को जोड़ती है ये। बाल्यावस्था का खत्म होना और किशोरावस्था का शुरू होना, तो दोनों को आपस में कंबाइन करती है, जोड़ने वाली जो अवस्था है, उस अवस्था को इन्होंने नाम दिया है वय संधि की अवस्था। और ये टाइम क्या है? 12 से 14 वर्ष तक का टाइम है। ठीक है, उसके बाद में किशोरावस्था के बल ये कहते हैं कि किशोरावस्था को भी इन्होंने जो है डिवाइड कर दिया है। एक तरफ तो है पूर्व किशोरावस्था, जिसका टाइम 14 से 17 वर्ष मानना है इन्होंने, और उसके बाद में जो है विद्यार्थियों इन्होंने उत्तर किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था की लास्ट जो स्टेज है उसका जो टाइम पीरियड बताया इन्होंने 18 से 21 वर्ष बताया। तो इस तरह से किशोरावस्था को भी जो है हरलोक ने 2 पार्ट में बांट दिया, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। उसके बाद 21 वर्ष से 40 वर्ष तक चलती है मनुष्य की प्रौढ़ावस्था, 41 से 60 तक चलती है मध्यावस्था, मध्य की अवस्था है, ना तो वो बूढ़ा हुआ है ना ही वो जवान है। और फिर आती है विद्यार्थियों वृद्धावस्था, जो 60 साल के बाद की है और मृत्यु पर्यंत तक ये रहती है। तो इस तरह से हरलोक ने जो है इन अवस्थाओं को पूरे जन्म पूर्व से लेकर के और आगे तक का जो टाइम पीरियड है इसको 11 अवस्थाओं के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और 3 ही वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखे, ज्यादा रखे भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो संबंधित है, देखिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं के वर्गीकरण से, कि अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया जा रहा है। तो वर्गीकरण के अंदर सामान्य वर्गीकरण की बात कर रहे हैं अपन। हाँ जी, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, और हमने जॉन्स का वर्गीकरण जाना, हमने रॉस का वर्गीकरण जाना, साथ में हमने श्रीमती विक्टोरिया हरलोक का वर्गीकरण जाना है। और अब हम सामान्य वर्गीकरण की बात करने जा रहे हैं कि इन सब वर्गीकरण के अलावा एक सामान्य वर्गीकरण जो हमारे सामने मनोवैज्ञानिक प्रस्तुत करते हैं, जो इजीली आपको याद भी हो जाता है, वो एक वर्गीकरण जो है उसे हम सामान्य वर्गीकरण कहेंगे। देखिए इस सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले गर्भावस्था की बात करते हैं, यानी कि गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, यानी बालक का जन्म अभी नहीं हुआ है, वो केवल माता के गर्भ में स्थापित हुआ है, वो अवस्था जो है वो कहलाती है गर्भावस्था। उसके बाद दूसरी है शैशवावस्था, यानी जन्म से 5-6 साल की जो अवस्था है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। फिर आपके सामने है बाल्यावस्था, जो 6-7 से 12-13 वर्ष की अवस्था है,
किशोर अवस्था जो कि 13-14 से 18-19 साल तक की अवस्था है, और प्रौढ़ अवस्था अंत में जो 19 वर्ष के बाद की अवस्था है। तो ये विद्यार्थियों एक सामान्य वर्गीकरण है बालक के विकास का, सामान्य रूप से जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। 5 अवस्थाओं के अंदर जो है बालक के विकास को डिवाइड कर दिया है। तो ये आपको याद होना जरूरी है, वो याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये सामान्य वर्गीकरण आपको याद होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो 2-4 बार बोलेंगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब अपन चलते हैं, एक एक अवस्थाओं की बात अपन करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आती है विद्यार्थियों गर्भावस्था। गर्भावस्था के बारे में बात करें, गर्भावस्था में बालक का किस तरह से विकास होता है, वो क्या क्या चीजें सीखता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम गर्भावस्था में विकास। और गर्भावस्था में विकास जो है विद्यार्थियों, वो 3 चरणों में पूरा होता है। आपको पता होना चाहिए गर्भावस्था जो है बालक के जन्म के पूर्व की अवस्था है, और इस अवस्था में बालक का जो विकास है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। तो पहला स्टेप कौन सा है, देखो विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो तो इससे परिचित होंगे, लेकिन कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं हो सकता है उनको इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम हो, तो कोई बात नहीं, अब जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहले गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं जो है, उसमें सबसे पहली अवस्था जो है विद्यार्थियों वो कहलाती है बीजावस्था। बीजावस्था का मतलब है कि बीज का रोपण होना, इसको हम बीजावस्था बोलेंगे। शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और शुक्राणु एक खोल में सुरक्षित रहता है जो युक्ता या जाइगोट कहलाती है। कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि मेल से जो शुक्राणु होते हैं नील्स, वो महिला के अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो शुक्राणु जो है वो एक खोल के अंदर सुरक्षित हो जाता है, सेफ हो जाता है, और उस खोल के अंदर ही वो पनपता है। पनपता है, अपने आप को जो है उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। और ये शुक्राणु जब उस खोल में पनपता है तो ये क्या कहलाता है, इसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं विद्यार्थियों जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको, विज्ञान की भाषा में हम जाइगोट बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको युक्ता। ठीक है, युक्ता क्यों बोलते हैं इसको युक्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस खोल के अंदर एक योक नाम का पदार्थ होता है। योक नाम का पदार्थ जो है उस खोल के अंदर होता है सुरक्षित। उस योक पदार्थ को बालक जो है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। भाई भोजन कहीं ना कहीं से उसको भोजन भी तो चाहिए, उसके शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो जो अंडाणु के अंदर जो शुक्राणु प्रवेश किया है, और वो जो उस खोल के अंदर जो बालक की प्रारंभिक अवस्था जहां से वो शुरू हो रहा है, तो वहां उसको पोषण कहां से मिलेगा, तो पोषण उसको मिलेगा उस खोल के अंदर योक नाम के पदार्थ से। योक नाम का द्रव पदार्थ उसमें भरा हुआ होता है, और उसको जो बालक है वो किसके रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और यह अवस्था विद्यार्थियों 2 सप्ताह तक की होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको पूछा जाए कि बालक की गर्भ धारण के समय बालक की जो बीजावस्था होती है, या शिशु की प्रारंभिक अवस्था जो होती है बीजावस्था, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 सप्ताह। 2 सप्ताह तक वो बालक, वो शिशु इसी तरह से उस खोल के अंदर सुरक्षित रहता है, और उसके अंदर योक नामक जो पदार्थ है उससे पोषण ग्रहण करता है, आहार ग्रहण करता है। इसके पश्चात बालक गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, यानी कि इस खोल से 2 सप्ताह बाद में जो है वो शिशु निकल जाता है बाहर। ये खोल टूट जाता है, और टूट करके इसके अंदर से जो बालक है, शिशु है, वो निकल आता है, और निकल करके माता के जो गर्भाशय की दीवार है उस दीवार के चिपक जाता है, और वहीं से विद्यार्थियों जो है उस बालक की भ्रूणावस्था शुरू होती है। ठीक है, तो ये पहली बीजावस्था है जिसके अंदर बीज का रोपण होता है, और एक नन्ना शिशु जो है वहां पर जन्म लेता है, और एक खोल में सुरक्षित रह करके अपने 2 सप्ताह का समय निकालता है अपने जीवन का। और बाद में जब वो खोल टूट जाता है 2 सप्ताह बाद में, तो वो बालक, वो शिशु, वो माता के गर्भाशय के अंदर गर्भ की दीवार जो होती है उसके चिपक जाता है, और चिपक करके अपना आहार ग्रहण करता है। और यहीं से जो है उस शिशु की कौन सी अवस्था शुरू होती है, दूसरी अवस्था शुरू होती है, जिसका नाम है भ्रूणावस्था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो अब भ्रूणावस्था की विद्यार्थियों बात करते हैं। दूसरी अवस्था शिशु की दूसरी अवस्था शुरू हो गई है, जिसे हम बोलते हैं भ्रूणावस्था। इस अवस्था की जो अवधि है विद्यार्थियों, वो कितनी होती है, 2 सप्ताह से 2 महीने की होती है। भाई बीजावस्था की अवधि तो बीज रोपण से 2 सप्ताह तक की होती है, यानी 15 दिन तक की अवस्था होती है। दूसरी जो भ्रूणावस्था है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 2 सप्ताह से 2 महीने तक का टाइम पीरियड होता है इसका, भ्रूणावस्था का। भ्रूण माता के गर्भ की दीवार से चिपका रहता है, और आहार नाल का मतलब है प्लेसेंटा, यानी जहां से वो पोषण प्राप्त करेगा उसको आहार नाल बोलते हैं। तो आहार नाल का विकास होता है उसकी नाभि से, और वहां से उस आहार नाल से वो भोजन प्राप्त करता है माता के गर्भ में रह करके। प्लेसेंटा, इसको विज्ञान की भाषा में आप बोलेंगे प्लेसेंटा, जबकि हिंदी में आप बोलेंगे आहार नाल, यानी उसको भोजन कहां से मिलेगा, तो आहार नाल का विकास होता है, और आहार नाल से ही वो भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, वहां से क्या करता है, वो पोषण प्राप्त करता है। अब भ्रूणावस्था के अंदर विद्यार्थियों, भ्रूण जो है वो 3 परतों में बटा हुआ होता है, यानी कि 3 अलग अलग परतें होती है, 3 लेयर होती है। 3 परतों के अंदर भ्रूण का विकास होता है, और ये 3 परतें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 प्रकार की परतें हैं ये, एक एक की अपन बात करते हैं। तो भ्रूण की जो 3 परतें हैं विद्यार्थियों, उसमें सबसे पहली परत है एक्टोडर्म, या हम इसको हिंदी में बोलेंगे बही स्तर। नाम से ही मालूम चल रहा है, बही स्तर यानी बाहर का स्तर, यानी भ्रूण के बाहर के जो अंग बनेंगे, बाहर के शरीर का जो निर्माण होगा वो कहलाएगा आपका बही स्तर या एक्टोडर्म कहलाएगा। जैसे भ्रूण की सबसे बाहरी परत है जिसमें भ्रूण की त्वचा का निर्माण होगा, चमड़ी जिसको बोलेंगे अपन, बालों का निर्माण होगा, नाखून बनेंगे, दांत बनेंगे। ये सारे जो अंग है विद्यार्थियों वो भ्रूण के बाहरी स्तर की परत के अंदर होते हैं,
और एक्टोडर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो भ्रूण को 3 परतों में बांटा गया है और तीनों परतों के अंदर उसका विकास अलग अलग तरह से होता है। हर परत का अपना एक विकास का अलग अंग है जिसका वो विकास करती है। जैसे जो सबसे बाहरी परत है उसको हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म, जो भ्रूण की सबसे बाहरी परत है, और इसमें उस भ्रूण की, उस शिशु की त्वचा बनेगी, बाल बनेंगे, नाखून बनेंगे, दांत बनेंगे। इस प्रकार के अंगों का जो है, बाहरी अंगों का निर्माण जो है वो एक्टोडर्म के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरी परत की, और दूसरी परत है विद्यार्थियों मीजोडर्म। मीजोडर्म कह दो चाहे मध्य स्तर कह दो, ये तो आपको याद हो जाएगा। देखो, मैं से मीजो और मैं से मध्य, यानी मध्य की, भ्रूण के मध्य की जो परत है उसको हम मीजोडर्म बोलेंगे। और इस परत के अंतर्गत बालक के जो भीतरी अंग विद्यार्थियों, जो भीतर के अंग है, उन अंगों का इसमें निर्माण होता है। मांसपेशियां, मुख्य रूप से मांसपेशियां जो है वो इस मीजोडर्म परत के अंतर्गत निर्माण होता है या बनती है। और अब अपन बात कर रहे हैं उस भ्रूणावस्था के अंतर्गत सबसे भीतरी जो परत है उस बालक के, शिशु के शरीर की, वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म या आंतरिक स्तर अपन इसको कह सकते हैं। इसके अंदर बच्चे के फेफड़े का निर्माण होगा, लीवर का निर्माण होगा, हार्ट वगैरह है, इन सब अंगों का निर्माण जो है विद्यार्थियों कौन सी परत में होता है? एंडोडर्म या आंतरिक परत जो होती है उसके अंतर्गत होता है। तो इस तरह से ये भ्रूण के 2 माह तक की जो अवस्था है, भ्रूणावस्था जिसको हम बोलते हैं, 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था भ्रूणावस्था है। और इस 2 माह की अवस्था के अंदर भ्रूण 3 परतों में डिवाइड होता है और इन 3 परतों के अंदर अलग अलग भ्रूण के अंगों का विकास जो है एक एक करके होता है। ठीक है, वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं गर्भावस्था के तीसरी इस अवस्था की, तीसरी स्टेज की, जिसका नाम है फेटल एज। इसको हम बोलते हैं विद्यार्थियों फेटल एज। पहली हमने पढ़ी कौन सी? गर्भावस्था वाली, जिसके अंदर सबसे पहली थी वो जाइगोट, जिसके अंदर निर्माण हुआ था, जिसका गर्भावस्था से 15 दिन की अवस्था थी। दूसरी हमने पढ़ी भ्रूणावस्था, जो कि 2 सप्ताह से, या 15 दिन कह दो, 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था थी। और अब तीसरी जो अवस्था आ गई विद्यार्थियों वो है फेटल एज, या फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था अपन इसको कह सकते हैं। और इस अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने से 9 महीने तक होता है। यानी कि 2 माह से लेकर बालक के जन्म तक का जो टाइम पीरियड है वो किस में आता है? फेटल एज के अंदर आता है या गर्भस्थ शिशु के अंदर आता है। ठीक है, इसको गर्भस्थ शिशु अवस्था भी कह सकते हो आप, इसको फेटल एज भी आप कह सकते हो। टाइमिंग क्या है? 2 महीने से 9 महीने तक का टाइम, यानी कि 2 माह से लेकर बालक के जन्म तक का जो टाइम है। और आखिरी स्टेज है, आखिरी चरण है एक बच्चे के निर्माण की, उसके शरीर के निर्माण की, जिसको हम बोलेंगे फेटल एज। ठीक है, इस अवस्था में बालक के सभी अंग पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, सारे अंगों का निर्माण हो जाता है, बालक अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये गर्भावस्था की कुछ अवस्थाएं थी जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब हम जान लेते हैं कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाई, गर्भावस्था को प्रभावित भी तो करेंगे। माता के गर्भ में जब बच्चा है तो उस बच्चे को बहुत सी चीजें हैं जो प्रभावित करेगी। तो क्या क्या चीज है वो उनको जान लेते हैं। सबसे पहला है माता का स्वास्थ्य। माता यदि स्वस्थ है, अच्छा भोजन कर रही है, अच्छे माहौल में रह रही है, अच्छे पर्यावरण में रह पा रही है, भोजन अच्छा कर रही है, मानसिक रूप से अच्छी चीजों को देख रही है, अच्छे कार्य कर रही है, अच्छी चीजें सुन रही है, तो उन सब का प्रभाव जो है विद्यार्थियों वो एक बालक, स्वस्थ बालक के ऊपर पड़ता है। अगर बालक स्वस्थ है, अगर बालक को स्वस्थ रखना है माता को गर्भ में, तो माता को सारे अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे भोजन का लेना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए, साथ ही अच्छी बातों को सुनना चाहिए, दूसरों से भी अच्छी बातें कहना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि माता का स्वास्थ्य जो है वो बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो माता का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा है माता का आहार और भोजन। अभी अपन ने बात की कि माता का जो आहार है या भोजन है वो संतुलित होना चाहिए, उसमें सभी तत्वों की मात्रा विद्यमान होनी चाहिए, ताकि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो अच्छे से हो पाए। उसके अलावा माता के नशे की आदत, अगर माता किसी प्रकार का नशा कर रही है, कोई बीड़ी सिगरेट धूम्रपान है वो कर रही है, तो वो गलत है। वो उसका प्रभाव उस बालक के मस्तिष्क के ऊपर, मानसिक विकास के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो माता का नशे की आदत जो है वो भी गर्भावस्था को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। माता पिता का पूर्ण परिपक्व ना होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माता पिता परिपक्व होने जरूरी है। माता की एज जो है वो लगभग बालक के जन्म के लिए 20 से 21 वर्ष मानी गई है, और पिता की एज जो है वो भी 25-26 साल मानी गई है। अगर इस उम्र में किसी के बच्चा संतान जन्म लेती है तो संतान जो है पूर्ण रूप से परिपक्व स्वस्थ होती है, वो स्वस्थ जन्म लेती है वो संतान, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी जो है वो इस तरह की संतान जो है वो सही होती है, मतलब उसका मानसिक स्तर जो है अच्छा पाया जाता है। तो माता की उम्र लगभग 20-21 साल होनी चाहिए बालक को जन्म देने के समय, और पिता की उम्र जो है 25-26 साल होनी चाहिए। उसके अलावा माता की सामयिक स्थिति, सामयिक स्थिति का मतलब है विद्यार्थियों की संवेग, माता के संवेगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक बालक के जन्म के ऊपर। माता की सामयिक स्थिति सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता को बात बात पर गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको क्रोध आ रहा है, उसको ईर्ष्या हो रही है, तो इस तरह के जो संवेग हैं माता के अंदर, नकारात्मक संवेग है वो नहीं आने चाहिए, सकारात्मक संवेग आने चाहिए माता के अंदर। जैसे प्रेम की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना, उत्साह की भावना, इस तरह के संवेग जो है माता के अंदर होने चाहिए। तो ये संवेग जब माता में होंगे तो अच्छे संवेग, सकारात्मक संवेग वो सारे के सारे बालक के अंदर भी जाएंगे। ठीक है, तो माता की सामयिक स्थिति जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मानसिक स्थिति अच्छी रहनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि इन सब का प्रभाव गर्भ शिशु के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े गर्भावस्था के समय प्रभावित करने वाले, गर्भावस्था में गर्भ शिशु को प्रभावित करने वाले कारक है विद्यार्थियों।
तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।